अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को सीखेंगे। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 6 है और चूँकि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस खासा लंबा टॉपिक है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 को कवर करेंगे। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन का है। तो चलो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन या समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस की होगी। तो बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक फेज में लाइट रिक्वायर्ड है, उसे लाइट डिपेंडेंट फेज कहते हैं, उसको लाइट फेज भी आप कह सकते हैं, और दूसरा उसका नाम लाइट रिएक्शन है। इसी तरह जो दूसरा फेज है फोटोसिंथेसिस का, सेकंड फेज, वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहलाता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म करके डार्क फेज भी कह सकते हैं या डार्क रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कि लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो लाइट रिएक्शन का नाम सजेस्ट करता है ये लाइट डिपेंडेंट है या लाइट रिक्वायर्ड है। डार्क रिएक्शन जो है बच्चों, ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इससे लाइट की ज़रूरत नहीं है। अक्रेंस की जहाँ तक बात है तो बच्चों, जो लाइट रिएक्शन है वो डे टाइम पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है, और जो बच्चों डार्क रिएक्शन है वो भी डे टाइम पे ही होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात के वक्त होना चाहिए क्योंकि डार्क का अंधेरा तो रात के वक्त अंधेरा होता है, तो डार्क रिएक्शन को भी रात को होना चाहिए। ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन भी बच्चों डे टाइम पे होता है जस्ट लाइक लाइट रिएक्शन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बच्चों कि डार्क रिएक्शन के होने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए ना, वो मटेरियल बनते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन डे टाइम पे हो के वो मटेरियल्स बनाएगा तो डार्क रिएक्शन भी फिर डे टाइम पे ही हो सकेगा, क्योंकि नाइट टाइम पे लाइट रिएक्शन नहीं होना, लाइट रिएक्शन ने वो मटेरियल्स नहीं बनाने, तो डार्क रिएक्शन कैसे हो सकता है? तो लिहाजा डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि लाइट रिएक्शन वो मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जो डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड है। डे टाइम पे लाइट रिएक्शन होगा, वो मटेरियल्स बनेंगे, तो डार्क रिएक्शन भी डे टाइम पे ही होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। बात करें लाइट रिएक्शन के जो इनपुट्स हैं, तो बच्चों लाइट रिएक्शन में एक तो लाइट चाहिए, इसके साथ दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो वाटर है। और लाइट रिएक्शन में लाइट और वाटर इस्तेमाल होकर बच्चों तीन चीज़ें बनती हैं, ATP, NADPH और ऑक्सीजन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने सीखा बच्चों कि जो ऑक्सीजन है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है टू इन्वायरमेंट, टू एयर, और पीछे बच गई दो चीज़ें, ATP और NADPH। तो ये दो मटीरियल्स जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ये दोनों मटीरियल्स इनपुट हैं किसकी? डार्क रिएक्शन की। ATP और NADPH दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे टू डार्क रिएक्शन एज ए इनपुट। डार्क रिएक्शन इज ATP, NADPH और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, इन तीन चीज़ों को एज ए इनपुट लेके एक चीज़ जो है वो आउटपुट के तौर पे सिंथेसाइज करेगा, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में G3P लिखते हैं बच्चों। तो ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। आपने सीख रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें मोनोसेकेराइड, ओलिगो और पॉली होते हैं। तो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो शुरू होते हैं ट्रायोज से, 3 कार्बन से, 3 कार्बन 4 5 6 7। तो जो 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चों, तो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स में एक एग्जांपल G3P की है। तो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट जो चीज़ बनती है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। बाद में ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम डायग्राम में इसी चीज़ को देखेंगे। तो बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको सामने नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना, और ग्रेना में ये उसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं बच्चों, थैलाकॉइड्स अरेंज हुए हुए हैं। अब जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए लाइट चाहिए, ये मौजूद है। वाटर इनपुट के तौर पे आ रहा है बच्चों, और आउटपुट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है जो इन्वायरमेंट में चला गया। ATP प्रोड्यूस होकर कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन को दिया जाएगा। NADPH भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डार्क रिएक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा।
डार्क रिएक्शन इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए और तीसरी चीज़ इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए बच्चों एक आउटपुट बनाता है, दैट इज़ G3P। और ये G3 बाद में G3P इसको शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता है, मेनली ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है और शुगर्स हैं ये सेलुलर एस्पायरेशन बनाने में, सेलुलोज बनाने में, स्टार्च बनाने में और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में ये ग्लूकोज यूज़ हो जाता है। अगर आप गौर करें तो डार्क रिएक्शन बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं। अब हम वन बाय वन इन दोनों फेजेस की बात करेंगे। तो आज हम आगाज़ कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट फेज यानी लाइट रिएक्शन का, और आज इसकी बेसिक समरी देखेंगे। तो बच्चों जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट रिएक्शन है, इसके इवेंट्स या स्टेप्स की बात करें तो 4 मेन इवेंट्स हैं। तो लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स, फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 पे बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो फोटो सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट के फोटो सिस्टम्स बच्चों वो ही इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी एक्साइटेशन हो जाएगी, हर लेवल पे वो चले जाएंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पूरी उस चेन में से। लाइट रिएक्शन का जो फेज़ है उस पूरे फेज़ में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दूसरा हमारा मरला है, दूसरा इवेंट है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्लो कर रहे हैं उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीसरा इवेंट और स्टेप है, इसको कीमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी कहेंगे। और लास्ट के ऊपर जो इवेंट होता है वो रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADPH। यहाँ पे देखो बच्चों NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं लगा हुआ और ये NADP+ जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आइंस गेन करके NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है, तो NADP+ इज रिड्यूस टू NADPH। ये 4 इवेंट्स हैं, 4 स्टेप्स हैं किसके बच्चों? लाइट रिएक्शंस के। चलो वन बाय वन इन चारों स्टेप्स की थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं उनको जान लेते हैं। तो जो पहला स्टेप है जैसे कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम्स। तो फोटो सिस्टम्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स हैं जिसमें मेन फोटो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी फोटो पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं। वो तमाम फोटो पिगमेंट्स फोटो सिस्टम में मौजूद हैं और वो रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। रेडिएशन एनर्जी मतलब बच्चों सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी रेडिएशन के ज़रिए पहुँच रही है ना, आपको पता है एनर्जी ट्रांसफ़र होने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें एक रेडिएशन है। तो फोटो पिगमेंट्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चों, ना तो वो कन्वेक्शन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना कंडक्शन से, बल्कि वो रेडिएशन के तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एनर्जी रेडिएशन एनर्जी है जो सन से प्लांट लीव्स के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ये बच्चों रेडिएशन एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? तो ये रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब की जाती है। ये लाइट की नेचर है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स और उन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप जो कि एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे और ये जो इवेंट है इसको एक्साइटेशन का नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चों, और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने उस एटम को जो कि मैग्नीशियम एटम होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के अंदर मैग्नीशियम एटम मौजूद है और मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द एक्साइटेशन रिमूव हो जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए बच्चों आगे एक मॉलिक्यूल है जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हवाले कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए सेकंड जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1, उसके पास पहुंचा दिए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बच्चों थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये फ्लो 2 तरीक़ों का है, एक नॉन साइक्लिक फ़्लो है और दूसरा साइक्लिक फ़्लो है। दोनों की डिटेल्स हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। जो नॉन साइक्लिक फ़्लो है बच्चों इसके अंदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स
जब एक फोटो सिस्टम से निकल जाते हैं तो वापस मुड़कर नहीं आते और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिमूव करके एक और मालिक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ये जिस मालिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है बच्चों, ये मालिक्यूल आपका जाना पहचाना है, दैट इज़ ATP। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ATP सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो की दूसरी टाइप साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जब एक पार्टिकुलर फोटो सिस्टम से निकल जाते हैं तो फिर वापस उसको दिए जाते हैं ताकि फिर उनको इस्तेमाल करते हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ATP को सिंथेसाइज किया जा सके। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है बच्चों, ये कभी कभार ज़रूरत पड़ने के ऊपर प्लांट्स ये फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और इसका मकसद जो है वो ATP की डेफिशिएंसी को पूरा करना होता है। इसकी चूँकि डिटेल्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं तो हम रेलिवेंट जगह के ऊपर इनकी डिटेल्स सीखेंगे। अब हम तीसरे स्टेप के ऊपर जाते हैं जो कि कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको ATP सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ATP का सिंथेसाइज होना है बच्चों, ये कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस कहलाएगा। तो जो ये ATP का बनना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है लाइट रिएक्शन का, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये नाम क्यों देते हैं? फोटो इसलिए कि ऐसा लाइट को इस्तेमाल करते हुए हो रहा है, या यूँ कह लें कि लाइट रिएक्शंस में ऐसा हो रहा है। फास्फोरिलेशन इसलिए तो भाई ATP बनाने के लिए फास्फेट ग्रुप जो है वो एक मालिक्यूल के साथ अटैच किया जा रहा है। वो मालिक्यूल कौन सा है? दैट इज़ एडिनोसिन डाइफास्फेट, ADP। ADP के साथ बच्चों फास्फेट ग्रुप एक अटैच किया जाता है और इससे बन जाता है ATP। तो फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट किसी भी मालिक्यूल के साथ जब फास्फेट ग्रुप अटैच होता है तो इसको फास्फोरिलेशन कहेंगे। अब चूंकि ऐसा लाइट रिएक्शन में हो रहा है तो इसलिए इसका नाम दिया गया फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसके नतीजे में ATP बन रहा है। तो ये ATP का सिंथेसिस है थ्रू फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसी को कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस का नाम भी हम देते होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ये जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कीमियोस्मोसिस, कीमियोस्मोटिक सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है या कीमियोस्मोसिस है, ये कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP इन लाइट रिएक्शन या इन फोटोसिंथेसिस, ये बच्चों दो तरह का होता है। क्यों दो तरह का है? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो दो तरह का है ना। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन साइक्लिक है उसके अंदर जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी, और जो साइक्लिक फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का उसमें होने वाली फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगी। लास्ट के ऊपर बच्चों चौथा स्टेप जो लाइट रिएक्शंस का है वो रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं फोटोलाइसिस में, फोटोलाइसिस कब होता है आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया, रिकॉल करें आप। तो जब लाइट स्ट्राइक करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर तो फोटो सिस्टम 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, वहाँ पे क्लोरोफिल के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है, उसी को फोटोलाइसिस का नाम देते हैं। अब वाटर की स्प्लिटिंग में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो प्रोड्यूस नहीं होते, हाइड्रोजन आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नहीं हाइड्रोजन आयंस का जिक्र किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन आयंस जो फोटोलाइसिस में प्रोड्यूस हो गए, और बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम 1 के ऊपर पहुंचे, और फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फिर जब लाइट स्ट्राइक की तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर ट्रांसफ़र होके आगे NADP को दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है NADP प्लस को 2 चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, एक हाइड्रोजन आयंस और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोजन आयंस फोटोलाइसिस से आ रहे हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से आ रहे हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो फोटो सिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो NADP प्लस को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करते हुए जो NADP प्लस है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH में। हम इसको क्यों रिडक्शन कहेंगे? क्योंकि NADP प्लस बच्चों इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
और जो हाइड्रोजन किसको दे दिए गए, NADP प्लस को दे दिए गए, क्या बना दिया गया, NADPH। ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस NADPH को इसलिए दिए गए हैं कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में इनको इस्तेमाल किया जा सके। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हाइड्रोजन आयंस हैं बच्चों, NADPH को जो दिए गए, इनको रिलीज़ करवा दिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है इन डार्क रिएक्शन व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो ये 4 स्टेप्स थे लाइट रिएक्शंस के और उनकी एक ब्रीफ समरी थी। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन है उसको सीखना है, वो हमारा पार्ट 2 होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।